एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी अपनी तैयारी में नहीं लगे हैं वो तैयारी में लग जाए, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और कई बच्चों का मैसेज था कमेंट मतलब व्हाट्सएप पे कि भैया अभी पढ़ के क्या होगा, वैकेंसी आएगा तब से पढ़ेंगे। कई बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ते हैं तो अपना स्क्रीनशॉट भेजते भी है कि अगर कोई डाउट होता है तो मैं उनको सॉल्विंग करवा देता हूँ। आपको भी किसी को भी ऐसा डाउट अगर आता हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है कमेंट डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो, चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। हम बात कर रहे थे कि कोई बच्चे मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब बच्चे क्या, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे, जब वैकेंसी आएगा तभी तैयारी करेंगे, अदरवाइज तैयारी नहीं करेंगे। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, जितना जल्दी तैयारी में लग जाइएगा उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा और उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, उतना ही टाइम मिलेगा। देखिए, मन में ये बात आती है कि वैकेंसी अभी नहीं आई है तो हम क्यों तैयारी करें, जब आएगी तब तैयारी करेंगे। तो उस समय तक क्या होती है कि आप तो तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा बच्चा तैयारी कर रहा है। तो इन केस की अगर वैकेंसी आज से 3 मंथ 4 मंथ बाद आता है, तो अगर आप तैयारी जो कर रहे हो उसमें अगर आप गौर से देखोगे, चीज़ों को समझोगे सही से, तो 3 मंथ पहले जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और आज जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, आज मतलब उस समय जब वैकेंसी आएगी तब, तो आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है कि आपकी गति उस समय अगर तेज़ी हो जाए और उसका धीमी हो जाए, तो ये केस हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे वो कम नॉलेज रखेगा, वो भी अपना गति बढ़ा लेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो भी प्रिपरेशन में लगे हैं, वो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। मैंने इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दी है, सारी चीज़ें बता दी है जो मुझे लगा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो कहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बात मानेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन को तैयारी कर सकते हैं, अपने ऊंचाइयों को उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी आनी ही है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। स्पेशल अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी आएगी। हर स्टेट में वैकेंसी आने वाली है, आपको परेशान नहीं होनी है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो परेशानी दूर हो जाएगा, पढ़ना स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो परेशानी रहेगा। हम भी जब जिस दिन नहीं पढ़ते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। जिस दिन मैं जो भी चीज़ें हमारे डायरी में मेंटेन रहता है, अगर वो डायरी में मैं काम उस दिन ना करूँ तो परेशानी आती है, टेंशन आती है कि आज ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कैसे होगा। लेकिन जब आप काम को पोटेंशियल से सही से करते हो तो आप जब लेट सोने जाते हो लेट नाइट, तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आज जो मैंने मेरा टारगेट था बेसिस पे वो हमने रियलाइज कर लिया और रिवाइज कर लिया और सारी चीज़ें हमने पूरा कर ली। फिलहाल हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है कि आपको मोटिवेशन दे, लेकिन आप समझदार हो, आप पढ़ोगे, मुझे भरोसा है। ना पढ़ोगे तो आप अपनी गलती है या आपकी गलती है। फिर भी मेरा कहना में यही है कि आप अपने पढ़ाई में लग जाओ। कोई ना, आते हैं अपने टॉपिक पे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो बनाना कि वैकेंसी कब आएगी वगैरह वगैरह, चूंकि नोटिफिकेशन है तो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर वो भी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हम पढ़ेंगे और नोटिफिकेशन ही नहीं जानेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब रहता नहीं है। एम गोल जिसके भी है, सबको अपना गोल है कि जो भी अचीवमेंट है उसे, जो भी गोल है उसे अचीवमेंट करें। तो थोड़ी बहुत वो भी जरूरी है, जो कि हमने पिछले 2-4 दिनों में यही की है कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे क्या तैयारी करना चाहिए। उस बीच में हमारी जो स्टडी है, मतलब जो क्लासेज है, वो रुक गई थी। 2 दिन क्लासेस पोस्टपोन्ड थी, क्लासेस नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेला ही हूँ तो एक ही चीज़ एक बार में वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ कुछ और भी काम रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों में मैं उलझा रहता हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम मल्टीपल वीडियो बना दें। ठीक है, तो फिर आज से हम स्टार्ट करेंगे और मैंने जिस तरह से भी आपसे वादा किया है कि एग्ज़ाम से पहले तक आपको सारा सॉइल साइंस हम कंप्लीट कराएँगे। सारे सॉइल साइंस कंप्लीट का मतलब है कि ए टू जेड आपको सॉइल साइंस आ जाएगा। चाहे आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, उसमें अगर सॉइल साइंस का पोर्शन है, इवन होता भी है, तो वहाँ आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपने जो वीडियो देखा, आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वो सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं प्रॉफिट देकर जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, जब हमारी सब्जेक्टिव पोर्शन, थ्योरी पोर्शन मजबूत हो जाएगा तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा सॉइल साइंस की। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे क्या। देखो, आज की अगर हम क्लास की बात करूँ तो मतलब क्या पढ़ेंगे ये बता देता हूँ।
आज हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने पीछे छोड़कर उसे समाप्त किया था, मतलब छोड़ कर गए थे पिछले वीडियो में, उसको हम कंटिन्यू करने का काम करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि उससे आगे भी पढ़ेंगे। तो ये कैसा दूसरा काम हो गया? तो कोई नहीं, एक ही काम है। अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पढ़ने से पहले, क्योंकि हमें थोड़ी सी माइंड में ये रोड मैप बन जाए कि हमें किस तरह पढ़ना है। किस तरह तो बता ही चुके हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं पूरा विश्वास कर रहा हूँ कि अच्छा, वैसे तो व्यूज ज़्यादा नहीं जाते हैं, 100 बच्चे भी अगर देखते ही हैं, जितने भी जाते हैं ऑर्गेनिक स्टूडेंट है हमारे पास। टोटल पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, और आप में से कोई बच्चा अगर सीरियस है तो उस नोट्स बनाकर उसके वीडियो जरूर फोटो जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, इन द सेंस कि हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ लिया। देखो, अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें हमारी हो गई है। सॉइल की इंट्रोडक्शन समाप्त हो गई है कि सॉइल क्या होती है, सॉइल की पूरी इंट्रोडक्शन समाप्त हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ समाप्त हो गई है इसके बारे में। टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोग्राफी क्या होता है, पेट्रोजेनेसिस क्या होता है। याद आ रहा है ना? ये सारी चीजें याद करते रहना है, ठीक है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन नहीं होगा तो आपकी सक्सेस नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको कैसा लगता है ये बताइए। तो सवाल हमने देख लिया, स्टडी ऑफ सवाल देख लिया, अप्रोचेस, कुछ अप्रोचेस के बारे में हमने बात की थी, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद इसके दो अप्रोचेस था, एक तो पेडोलॉजी था, एक हमारे पास इडेफोलॉजी था। इडेफोलॉजी जो प्लांट के रिस्पेक्ट में हमें पढ़ना है सॉइल साइंस के। पेडोलॉजी जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ओरिजिन या क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पढ़ते हैं। फिर हमने बात किया था किसके बारे में? अच्छा, हमने बात किया था रॉक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बात किया टाइप्स ऑफ रॉक्स। उस टाइप ऑफ रॉक्स में सारे रॉक्स के बारे में बात कर ली है। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। इग्नियस रॉक्स के टाइप्स हमने पढ़ लिया कि दो प्रकार का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द मिनरल्स फॉर्मेशन अगर एक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द सिलिका फॉर्मेशन, मतलब बेसिस ऑफ सिलिका, सिलिका के बेसिस पे और फॉर्मेशन के बेसिस पे। लास्ट क्लास में हमने मतलब जो भी स्टडी छोड़ के गए थे, मतलब क्लासेस जहाँ तक हमने की थी, वो ये पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में, कि अर्थ का जो सॉइल होती है, अर्थ का तो नहीं कह सकते, सॉइल के कह सकते हैं। तो सॉइल का कंडीशन क्या है या कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन का मतलब होता है, जैसे आप कोई दवा कंज्यूम करते हैं, तो दवा खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो आप उसका कंपोजिशन देखते हैं। क्या देखते हैं? कोई भी दवा खरीद के जब आप लाते हैं मार्केट से, तो आप उसका कंपोजिशन देखते हैं। क्या देखते हैं? कंपोजिशन देखते हैं कि आखिर ये किस किस चीज से बना हुआ है, यही देखते हो। तो वही में सॉइल, उसी पार्ट में सॉइल का कंपोजिशन होता है। सॉइल का कंपोजिशन का मतलब है कि सॉइल बना किस किस पार्ट से है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, यही कहलाता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। और यही आज हमारा हेडिंग है और यही हमारा टॉपिक है। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे? कंपोजिशन ऑफ सॉइल डालेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करें तो सबसे पहले मान लो कि ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में। तो यहाँ एक नया मार्कर यूज कर लेते हैं। दो भागों में हम बांटते हैं। पहले जो भाग होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं। शायद इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे जहाँ तक याद है, थोड़ा सा मैंने करा दिया था। बाकी कोई ना, फिर से देख लेते हैं, क्या पता ना भी कराया हो तो रिवाइज हो जाएगा। दूसरे जो होते हैं उसे हम पोर्स स्पेस कहते हैं, या पोर स्पेस कहते हैं। पोर स्पेस कहते हैं, स्पेस कहते हैं। कई कई वर्डों में, मतलब कई कई बुकों में क्या है, इसको दूसरे नाम से हम कह सकते हैं, पोर स्पेस। बराबर हुआ। और स्पेस के जो वॉल्यूम होता है, आकार होता है, उसे हम पोरोसिटी कह देते हैं, वो बात की बात है। फिर हम इसे क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक तो सॉलिड वाला पोर्शन है, तो 50% इसमें क्या होगा, सॉलिड होगा। फिर 50% इसमें क्या होगा, तो पोर स्पेस होगा। कभी आपसे पूछे कि रेशियो इसका पूछ ले, किसका रेशियो, तो रेशियो पूछ ले कि सॉलिड एंड जो हमारे पास पोर स्पेस है, इसका क्या रेशियो होगा, तो आपको पता है 50 × 50 है, तो कट जाएगा, तो एक रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेशियो कभी पूछे तो आप बता दोगे, आप होनहार हो। ठीक है,
इसमें अगर आप देखोगे तो 5% जो हमारा है वो अलग है, 45% अलग चीज है। इसमें भी देखोगे तो ये अप डाउन करते रहता है, इसलिए हम कह देते हैं अच्छा ये स्ट्रक्चर सही नहीं बना तो सही से बना देते हैं। मतलब ये कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, इस तरह से होते रहता है। ठीक है, फ्लैक्चुएट करते रहता है, वेरियस करते रहता है। तो इसमें 25% ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं, 25% अलग अलग चीजें होती है। अब क्या चीजें होती है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता भी तो होनी चाहिए कि कैसे है, कौन कौन चीजें पाई जा रही है इस ठीक है। देखो थोड़ा सा माइक की ये दिक्कत है तो मैं बार बार अगर कर रहा हूँ तो इरिटेट नहीं होना आप, ठीक है। चलो, सॉलिड वाला पार्ट हमारा 50 है, जिसमें अगर देखेंगे तो 45% जो पोर्शन आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा पोर्शन, ये मिनरल्स है। क्या है? मिनरल्स है। हिंदी में इसे खनिज कह देते हैं, पहला चीज। दूसरा जो आप देख रहे हो 5%, ये ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। अब अगर हम इधर वाला पोर्शन की बात कर ले, इधर आ जाता हूँ, इधर वाले अगर पोर्शन की बात करूँ तो ये 25% हमारा क्या है, 25% एयर है। और इधर वाला पोर्शन की बात करूँ तो 25% इसमें वाटर है। और हम जानते भी हैं कि अगर एयर बढ़ जाता है और तो वहां पे वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर कम हो जाएगा। अगर वाटर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा ये वाला चिन्ह ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा। ये प्रोसेस चलते रहता है। मान लो सपोज डेट वाटर लॉग कंडीशन है। कैसा कंडीशन है? वाटर लॉग कंडीशन है, जहाँ पे जल जमाव की स्थिति है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे टोटली जो 50% है वो वाटर से फुल हो जाएगा। जब वाटर से फुल हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एयर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और एयर जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन। इस कंडीशन में एयर, मतलब जो आप एयर देख रहे हो, ये एयर बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में जब एयर प्रेजेंट नहीं है तो इसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर नहीं आ पाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें इंटर नहीं करेगा। तो हम ऐसा कह देते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब वो वाटर लॉग कंडीशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक कंडीशन कह देते हैं। ठीक है, ये 25% की बात रही। 25% एयर है। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे कि मिनरल्स का क्या रोल है, ऑर्गेनिक मैटर क्या रोल है, उसके बाद पोर स्पेस का क्या रोल है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसके अंदर और चले तो हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। एक हमारे पास होता है मैक्रोपोर, एक हमारे पास होता है माइक्रोपोर। मैक्रो का मतलब होता है कि जिस पार्टिकल्स के बीच का जो पोर होगा वो मोर देन 0.06 mm होगा। कितना होगा? मोर देन 0.0 mm होगा, मतलब माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, मिलीमीटर का है। उसके बाद ये जो होगा ये लेस देन 0.06 mm होगा। अच्छा, कई कई बुक में आपको कितना देखने को मिलेगा, तो ये मोर देन 0.05 mm देखने को मिलेगा। कई कई केस में ये कितना देखने को मिलेगा, तो ये लेस देन 0.05 mm देखने को मिलेगा। तो हमें दोनों डाटा थोड़ी बहुत याद रहेगा, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए इस तरह से तो हम वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ने तो ये बता दिया था, हमें तो ये आती नहीं है, मतलब आता नहीं है, तो फिर कैसे करूँगा। तो फिर वहाँ पे आप डाउट ना हो, इसलिए आपको मैं दोनों चीज़ें लिख दी कि ताकि क्लियर रहे। इस चीज़ को ना नोटबुक पे बना लेना, ये एक पेज अगर आप बना लोगे ना तो आप इससे कई क्वेश्चन बना सकते हो और कई क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब हम आते हैं इधर वाले साइड पे। अगर हम मिनरल्स की बात करें, हालांकि मिनरल्स एक खुद में एक टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये किससे बनता है? ये बनता है, बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट एक साथ एकत्रित होते हैं, एलिमेंट से बनते हैं, तत्व से बनते हैं। मान लो कि ये मिनरल्स है, ये क्या है? मिनरल्स है। इस मिनरल्स में एल्युमिनियम है, इस मिनरल्स में आयरन है, इस मिनरल्स में जिंक है, इस मिनरल्स में बोरोन है। इस तरह से करके ये एलिमेंट क्या बनाता है? मिनरल्स बनाता है। और बहुत ज़्यादा जब मिनरल्स बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मान लो कि एक मिनरल्स, दो मिनरल्स, तीन मिनरल्स, चार मिनरल्स, इस तरह से बहुत जब मिनरल्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है? रॉक्स बनता है। और रॉक्स के बारे में हमने स्टडी कर ली है। तो दो पॉइंट हमारा छूट रहा है, एक तो मिनरल्स वाला पोर्शन छूट रहा है, एक हमारा एलिमेंट वाला पोर्शन छूट रहा है, कि जो कि छूटने नहीं देंगे, आपको सारी चीजें क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम आए ऑर्गेनिक मैटर। देखो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना,
ये हमारा क्या है, ये हमारा कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है। क्योंकि प्लांट को ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो एक सोर्स तो मिनरल्स, मिनरल से एलिमेंट टूटेगा, एलिमेंट न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा बाहरी जो सोर्स है ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैटर का पहला सोर्स है प्लांट, प्लांट का कोई लीफ, पार्ट वगैरह टूटा, टूट कर सड़ गल गया, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा हमारे पास है कोई एनिमल्स। अब जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा प्लांट लीफ, इसमें आ जाएगा प्लांट का कोई एक्स्ट्रा पार्ट जो टूट चुका है। एनिमल्स की बात करें तो क्या एनिमल्स आएगा, नहीं, एनिमल्स तो आएगा लेकिन एनिमल्स का शरीर नहीं, एनिमल्स का क्या है यहाँ पे आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट आएगा। जैसे कि एनिमल्स का यूरिन आ गया, एनिमल्स का डंग पार्ट आ गया, डंग मतलब गोबर वगैरह आ गया, ये सब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। देखो ऑर्गेनिक मैटर को अगर आपको डिफाइन करना है, क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर को अगर आप डिफाइन करते हो तो ऑर्गेनिक मैटर का डिफिनेशन कुछ इस तरह बनेगा। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होगा जो प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब प्लांट में लीफ वगैरह आ गया, एनिमल्स में क्या आ गया, उसके यूरिन आ गया, उसके डंग आ गया, ये सब पार्ट आ गया। इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है। अब ऑर्गेनिक मैटर का कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये तो सोर्सेस हो गया। अब ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या होता है, ये डिकम्पोज होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये कह सकते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। इसके वेस्टेज को हम क्या कह सकते हैं, जो डिकम्पोज होगा वो ऑर्गेनिक मैटर होगा। अब अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंट्रीब्यूशन देखिए, इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये 3 पार्ट का होगा मेजर। एक तो कंट्रीब्यूशन इसका रूट का होगा, क्या होगा, रूट वाले पार्ट का होगा। तो रूट वाले पार्ट का कितना होगा, 10% इसमें होगा। दूसरा कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये दूसरा है, ये कितना होगा, 10%। बाकी का जो 80% आप देखते हो वो ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस होता है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। और ह्यूमस का मतलब होता है जो फुली डिकम्पोज हो जाए। क्या हो जाए, तो हम लिख सकते हैं फुली या फिर कंप्लीट, कंप्लीटेड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये हमारा ह्यूमस हो गया। और ह्यूमस ये क्या है, तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा जी, तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा जिससे प्लांट अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। तो ये हमारा पार्ट रहा क्या, कंपोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में, मतलब सॉइल के बारे में। अर्थ तो नहीं कह सकते, अर्थ तो नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं, सॉइल के नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है। तो ये हमारा क्या, कौन सा पार्ट रहा, एक मिनट रुकेंगे। चलिए, तो ये हमारा कौन सा पार्ट रहा, कंपोजिशन ऑफ सॉइल रहा, जिसमें हमने मेजर मेजर बातें कर ली है। अब हम एक एक करके ना ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी तो आपको नोटबुक में ये पूरा टेबल जिस तरह से बना हुआ है उस तरह से आप बना लेंगे, उस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कि किसका कितना पार्ट है। जैसे कि मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि ताकि आपको भी याद हो जाए। आप सोचो कि जो सॉइल है उसमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या सोचोगे कि जो मृदा है उसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो उसमें पहला जो चीज है वो है सॉलिड पोर्शन, दूसरा जो चीज है वो है पोर स्पेस। इस तरह से याद कर लो। जैसे आपको अगर थाली मिला जाए तो थाली मिलने के बाद हम याद रखते हैं कि किसमें कितना पोर्शन क्या है, वही हम बात मानते हैं कि रोटी कितना है, सब्जी कितना है। उसी तरह से याद रखना है कि सॉलिड पोर्शन और पोर स्पेस। इसमें सॉलिड पोर्शन जो 45% सिर्फ मिनरल्स अवेलेबल होता है, और यही मिनरल्स बाद में वेदर होकर टूट टूट के क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। और फिर हमारे पास 5% उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है। अच्छा, एक चीज जो मैंने भूल गया उसको अभी लिख देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑर्गेनिक मैटर इन जनरल है कि 5% होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, कौन सा सॉइल, तो इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो ये कितना होगा हमारे पास, तो एक रेंज में बताया जाता है
कि 0.3 से लेकर 0.5% तक ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है इन इंडियन सॉइल। तो इंडियन सॉइल में हमारे पास इतना ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन इन जनरल बात करें ओवरऑल तो हमारे पास कितना है ऑर्गेनिक मैटर, 5% है। इन दोनों बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या स्टार्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, हमारे कंपोजिशन ऑफ सॉइल हो गया, आप सब जान चुके हैं। अब हम इसके बारे में एक एक करके खंडित करते हुए चलते हैं, जिससे हमें ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि हमें कोई डाउट नहीं है इस टॉपिक से। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और आपको सॉइल साइंस पढ़ने से ये भी अच्छा लगेगा कि सॉइल के बारे में जानोगे। जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया उस मिट्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उस मिट्टी के बारे में कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अभी तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन से आगे आ चुके हैं क्योंकि हमने रॉक्स के बारे में देख लिया। लेकिन हाँ, बात वही है कि जनरल इंट्रोडक्शन मतलब हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे सॉइल के बारे में होता है, फिर हम इसका फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसमें बहुत तरह की बातें पढ़ेंगे। लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे मिट्टी खराब होता है, कैसे मिट्टी सही होता है, सही करने का उपाय भी, हम मिट्टी का डॉक्टर भी बनेंगे, ताकि जब भी हम चीज़ें जान जाए तो हम आस-पास या अपने फादर साहब को बताएं कि ये चीज़ें होती है, तो वो थोड़ा-सा उनको लगे कि जो पैसा मैंने लगाया है, वो पैसा हमें कहीं न कहीं रिटर्न फॉर्म में मिल रहा है। या फिर जब आप ऑफिसर बन जाओगे, तो आप कहीं पे जाओ तो इंसल्ट ही फील ना हो, तो ये चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ जॉब ले लेना, सिर्फ जॉब को क्लेरिफाई कर लेना, वो बात नहीं हो जाती है कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज होगा तो खुद ही दिख जाएगा, ठीक है? बाकी की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम आते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। अगर हम बात करें चारों पॉइंट को एक साथ लिख दे तो दो पॉइंट था, एक तो सॉलिड वाला पोर्स था, एक हमारे पास पोर स्पेस था, पोर स्पेस था, ठीक है। अगर सॉलिड वाला पोर्स में हमने बात किया कि 5% ऑर्गेनिक मैटर है और मिनरल्स है, इन दोनों से मिलकर सॉलिड बना है। जो 5% है इंडियन सॉइल में 0.3 से लेकर 0.5। अच्छा, हो सकता है कि आपको ये कम दिख रहा हो 0.3 0.5, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको हमारी मजबूरियां समझनी है। तो खुद से जो मैं बोल रहा हूँ अगर ना दिखे उस चीज़ को उसी समय नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलिए, तो ये इंडियन सॉइल की बात किया जा रहा है। लेकिन सॉलिड पोर्शन में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स हमारा ऐड होगा। अब अगर हम पोर स्पेस पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक तो दो प्रकार के हैं, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर, ये आपको पता है। इस पोर स्पेस में एयर कितना है, 25% है। इस पोर स्पेस में वाटर कितना है, 25% है। टोटल मिला दो तो 50% ये हो गया, यही होता है। अगर आपसे पूछिए एयर वाटर का रेशियो, तो फिर भी यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा, तो 1:1 होगा उसमें भी इसमें भी। अब हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं, अच्छा चलो पहले पोर स्पेस की बात कर लेते हैं। क्योंकि सॉलिड वाला पोर्शन ना इससे नीचे है, यानी कि इधर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो हम ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट ना देकर ये ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, जिस पे एक्चुअल में फार्मिंग वगैरह होता है तो सब पे है। लेकिन हम पूरे मिट्टी के हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं पोर स्पेस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझते हुए चलेंगे। आज हो सकता है तो कंपोजिशन ही पढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए, पहला हम क्या लिखते हैं, पहला हम लिखते हैं ऑर्गेनिक में पोर स्पेस, पहला लिखते हैं पोर स्पेस। परेशान नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, स्पेस, ठीक है। चलिए, इसको दो भागों में बांट दीजिए, पहला 25% वाटर कर दीजिए। अच्छा, आप लोग जब तक कमेंट में बताइए कि वाटर वाला पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है, मतलब जिस रीजन में, उसको हम क्या कहते हैं। 25% एयर बताइएगा जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर तो देख नहीं रहे हैं तो हम नहीं बताएंगे, तो ऐसी वाली बात नहीं है। आपके मन में भी याद आ जाए, लेकिन आ जाए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 25% वाटर है, 25% एयर है। अब हम बना रहे एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम सॉइल को सॉलिड वाला को स्फीयर को सॉरी, सॉलिड वाला स्फीयर को हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। मान लो कि ये हमारा 25% है, जैसे मान लो कि ये 25 है, ये 25 है, तो हमने इसको हटा दिया, सिर्फ हमने एक को बनाया 25%, इस तरह से मान लो, ठीक है। अब है ये हमारा 25%।
25% को अगर हम बांट दें तो इसमें 25% वाटर एयर बना देते हैं ऊपर, और 25% वाटर बना देते हैं। चलो बना देते हैं। अब सबसे पहले हम एयर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं। अब देखो एयर क्या होता है। अच्छा, ये जो पोर स्पेस है ये तो आपने समझ लिया कि इस प्रकार से एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये बना देता हूँ। मान लो कि ये हमारा सॉइल है, ये हमारा फील्ड है। फील्ड में जब आप जाओगे तो ऐसे तो आप कभी जाते हो तो आप घूम के चले जाते हो, रियलाइज नहीं करते हो। कभी जाना तो रियलाइज करना, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को समझना कि ये एक्चुअली में जो पढ़ाया गया वही वाली कंसेप्ट है क्या। इसमें देखोगे तो इस तरह से पार्टिकल्स बने होते हैं, इस तरह से पार्टिकल्स बने होते हैं। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। और इसमें ना दो पोर्स होते हैं। अगर आप देखोगे इस तरह से पार्टिकल्स बने होते हैं, तो इसमें ना दो पोर्स होते हैं। पहला पोर्स, अच्छा मैंने पूरा नहीं बनाया, लेकिन ये सारे पार्टिकल्स इसी तरह से बने होंगे। इसमें पहले एक तो मैक्रोपोर होगा और एक माइक्रोपोर होगा। हाँ, होगा दोनों। हो सकता है किसी में माइक्रोपोर जो होगा वो अधिक होगा, हो सकता है उसमें मैक्रोपोर क्या होगा, बहुत कम होगा, लेस अमाउंट में होगा, लेकिन होगा दोनों, ठीक है। अब मान लो कि इसके बीच का जो स्फीयर है, बचा हुआ जो पोर्शन है, अच्छा फिर से हम इसको जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। मान लो एक पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स, इसके जो बीच का स्फीयर है ना, ये मतलब जगह है, इसी को हम कह रहे हैं पोर स्पेस। अब ये 25% वाटर से घिर जाएगा, ये इसको घेर लेगा, और 25% एयर से घेर लेगा, 25% एयर से घेर लेगा। मान लो वाटर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे वाटर भर चुका है तो एयर कम हो जाएगा, यहाँ पे एयर ज्यादा है तो वाटर कम हो जाएगा। अब देखना कि एयर का काम क्या है। एयर का काम ये है, मान लेते हैं कि हम इस पे प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लांट को ग्रोथ कर रहे हैं। अब देखो कई लोगों को ना, कई लोग ना रट लिया है इसको कि 25% है, 25%, तो वो यहाँ पे समझ रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये थ्योरी समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे न्यूट्रिएंट इसके अंदर जाता है, कैसे एयर जरूरी है। हमें पढ़ना, सिर्फ रटना जरूरी नहीं है कि 25% है, आखिर है तो उसका काम क्या है ये भी तो पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये हमारा मान लीजिए कोई प्लांट है। क्या है? हमारा कोई प्लांट है, ठीक है। अब इसमें स्फीयर होते हैं, मतलब बीच में लेयर होते हैं, जगह होते हैं, तो ये अपना रूट को एक्सटेंड करते हैं। मान लो जगह ही नहीं है तो रूट एक्सटेंड ही नहीं होगा। मान लो ये यहाँ से गिरा हुआ है, कठोर है, यहाँ से रूट आएगा क्या? आपने कभी देखा है कि पहाड़ों पे इस तरह से प्लांट लगता होगा? कभी नहीं देखा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि जो पहाड़ पे उगने वाले प्लांट होते हैं वो उससे अलग कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ही प्लांट, हर एक प्लांट नहीं रहा इसको अभी, अब कभी आपने नहीं देखा होगा कि प्लांट पे ग्रो कर ले, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, पूर्ण स्पेस नहीं है। तो इस तरह से इसमें रूट अपना एक्सटेंड करता है। दूसरा से बना देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से क्या करता है, रूट अपना एक्सपेंड करता है, चारों तरफ फैलाता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट। क्या होता है? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। अब कुछ जो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट हैं वो इस मिट्टी में डिफिशिएट होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब नेचुरली उसे हम बाहर से क्या देते हैं? फर्टिलाइजर देते हैं, बाहर से ऑर्गेनिक मैटर दे देते हैं, बाहर से बायो फर्टिलाइजर देकर न्यूट्रिएंट पूरा करते हैं। तो जो इसमें एयर सा 25% ना, ये मान लीजिए इस प्लांट का एटमोस्फेयर है। इस प्लांट का क्या है? एटमोस्फेयर है। और आपको पता है कि एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो ये प्लांट क्या करता है, इसके माध्यम से, मतलब ये अगर जाएगा इसके अंदर तो पूरी स्पेस जगह खाली होगा तभी तो उसके माध्यम से अंदर जा पाएगा। तो इस एयर्स का काम होता है इस न्यूट्रिएंट को अंदर भेजना, पहला चीज। दूसरा ये होता है, जैसे हम कह देते हैं एयर्स का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस करना, गैसों का एक्सचेंज करना। आदान प्रदान करेगा कौन? उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगा तब। तभी तो आप कहते हो कि वाटर लॉक कंडीशन में एयर ज्यादा नहीं, मतलब एयर वाला पोर्शन नहीं होता, इसलिए उसमें ऑक्सीजन का मात्रा भी नहीं होता है। तो अब वो वाली कंसेप्ट यहाँ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एयर क्या करता है? गैसों का एक्सचेंज करता है, और उसी माध्यम से आपको पता है कि नाइट्रिफिकेशन वगैरह प्रोसेस होता है। क्या होता है ये बात करेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल में। और इसी के माध्यम से प्लांट अपना क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, उसके माध्यम से अपना प्लांट ग्रोथ करता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब अगर हम सर्कल की बात, मतलब एक एक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला ईयर्स का काम क्या है? एक्सचेंजेस या एक्सचेंजेबल ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करना। गैसेस का क्या करना? एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज कौन करेगा? एयर वाला पोर्शन करेगा।
और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस अवेलेबल है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होता पोर स्पेस में, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो प्लांट को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा बोला जाता है कि कई केसों में बोला जाएगा आपको कि प्लांट ऑक्सीजन लेता ही नहीं है, नहीं, उसको जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा उसको प्लांट को, ठीक है। तो अगर मान लो इन केस की एयर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन ही नहीं हो पाएगा उसमें, ये कंडीशन हो जाता है। जैसे आप एक टर्म सुनते होंगे कि राइस राइस वाटर लॉक कंडीशन है, इसमें एयर कैसे जाता है फिर, आप ये भी क्वेश्चन तो बना सकते हैं। तो राइस हम जब पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं, राइस का जो स्टेम होता है ना, उसमें एक टिश्यू पाया जाता है। आपको पता है कि बहुत सारा सेल बनता है, सेल के मिलने से एक टिश्यू बनता है, उसमें एक एरेकाइमा टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? एरोकाइमा एक टिश्यू पाया जाता है, उसके माध्यम से वो अपना ऑक्सीजन ले लेता है। फिलहाल वो बात की बात है, हम आते हैं अपने टॉपिक में। पहला एक्सचेंज ऑफ गैस कर दिया, पहला सबसे काम और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। दूसरा दूसरा हम आते हैं, फिर से एक छोटा सा बना लेते हैं। ये हमारा पोर स्पेस है, मतलब पार्टिकल्स है। इसके नीचे हमें अगर प्लांट लगानी है, तो प्लांट को हम अगर ग्रोथ कराते हैं, तो ये प्लांट है, ये अपना रूट एक्सपेंड करेगी। इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर एयर है। एयर का काम क्या हुआ कि जो ये एटमॉस्फेयर है, जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट था, 78.0% था। ऑक्सीजन कितना परसेंट था, तो 20.97% था, जिसको हमने 21 लिखा था। इसमें आर्गन बात करें तो 0.93% था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बात करें तो 0.03 था। अब बढ़कर कितना हो गया, तो 0.04 तक चला गया, ये भी था। तो ये सारी चीजें इसमें कैसे आएगा, तो इसमें आने के लिए स्पेयर होगा, मतलब आप क्या होगा, तो स्पेस होगा, इस वाले स्पेस को कहेंगे। तो इस स्पेस के माध्यम से ये तो सारे गैसेस आ गए। अब इसमें जो वाटर अवेलेबल है, मान लो कि नाइट्रोजन आया, तो वाटर क्या करेगा, इसे डिजोल्व करेगा, इसे घोल करेगा, इसे इसमें डिजोल्व करके घोल करके इसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा। तो वाटर का भी दो काम, पहला काम क्या, पहला काम ये है कि डिजोल्व द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। देन प्लांट कैन बी टेकन nutrient by help of रूट। और रूट में भी क्या, रूट हेयर से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। क्या होता है ये डिस्कशन करेंगे रूट वाले पोर्शन में। दूसरा जो काम है वाटर का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस। क्या काम है, फोटोसिंथेसिस, ये दूसरा काम है इसका, ठीक है। अब दूसरा काम में कैसे वाटर का इंपॉर्टेंस रोल है, तो इसको भी समझ लेते हैं। वाटर के इंपॉर्टेंस रोल इसलिए है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ वाटर मिलता है H2O, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, ये बनाता है। और ये सनलाइट की उपस्थिति में होता है। क्योंकि नाम अगर देखोगे तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो टू इंडिकेट ऑफ लाइट, लाइट को इंडिकेट करता है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू इंडिकेट ऑफ मेकिंग, या टू इंडिकेट ऑफ मेकिंग, मेकिंग का मतलब होगा बनाना। तो जो बनाता है फोटो, लाइट के प्रेजेंस में जो भोजन बनाता है, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया किसमें होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। और कहाँ पे बनता है, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है जी, क्लोरोफिल हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम भोजन बनाते हैं उसके लिए कोई बर्तन यूज करते हैं, तो क्लोरोफिल एज लाइक अ बर्तन, अजलाई का बर्तन है, जिसमें क्या होता है, खाना बनता है। और ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। मान लो क्लोरोफिल जिसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा ना, तो प्लांट ग्रीन कलर का नहीं दिखेगा। और ग्रीन कलर का दिखना किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कौन दिखाता है, किसकी वजह से दिखता है, तो क्लोरोफिल की वजह से दिखता है। चलिए, अब मेन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ग्लूकोज बनाएगा, एन कह रहे हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इसका मेन भोजन है। और एक्स्ट्रा में बाई प्रोडक्ट, देखो कभी कभी ना क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछे तो आप बताना ऑक्सीजन, बाई प्रोडक्ट मतलब इसके बनने के बाद। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, वो मेन प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज है। तो यहाँ पे भी तो वाटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे भी तो वाटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं निभाता, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, तो क्या ये लाइट की उपस्थिति में भोजन बन पाता? नहीं बन पाता। जब भोजन नहीं बन पाता तो ग्रेन्स नहीं बनता, वो अपना भोजन बनाकर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाता, और जब प्रोडक्शन नहीं बनता तो हमको नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये हमसे ही डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये दोनों का रोल आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये गैसेस भी लिख लेना है। अच्छा, अब जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सॉइल में एयर्स तो हमने पढ़ लिया। अब एयर्स में सर ये जो न्यूट्रिएंट, ये जो गैसेस है, क्या इतना ही अमाउंट में सॉइल में भी अवेलेबल होता है? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कितना परसेंट में होता है। तो आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है और उसमें नोट कर लेनी है कि कौन सा कितने परसेंट होता है। सबसे पहला चीज, टेबल बनाएंगे आप। टेबल कैसे बनाएंगे? तो आपको इस तरह से बनाना है। इसमें दो खंड कर देंगे। पहला हम खंड में लिखेंगे क्या, कि यहाँ पे गैसेस इन एटमोस्फेयर। ठीक है, एटीएम लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लिख देंगे गैसेस प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल में प्रेजेंट कितना है, इसमें भी हम एक दो खंड बना देंगे। 1 2 3 और 4 हो गया। इसमें भी बना देते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिखे N2, N2 डेट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें AR, और तीसरा अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोनेट हो गया CO2। अच्छा, ये आप जानते हैं ना, CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं, लेकिन वही एक एक्स्ट्रा हमारे पास अगर ऑक्सीजन आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे? कार्बोनेट कह देंगे। और अगर CO3 और उसके आगे हाइड्रोजन आ जाए तो इसे हम कह देते हैं बाई कार्बोनेट। ये चीजें ना कुछ कुछ एलिमेंट आप याद रखना। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे भी लिख देते हैं N2, यहाँ पे भी लिख देते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे भी AR और यहाँ पे CO2। अब आते हैं नाइट्रोजन का परसेंटेज, 78.08%। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, 08% आप लिख रहे होंगे, मुझे यकीन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 20.97, जिसे हम 21% कह देते हैं, नो डाउट, दोनों कह देंगे। 0.93% कह देंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है? तो 0.033 है। कई लोग मतलब अभी बढ़कर बताया गया है 0.042 इस तरह से है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इधर देखें कि अब देखेंगे दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। यहाँ पे 79% प्रेजेंट होता है। अब कहोगे कि सर एटमोस्फेयर में 78% ही है और 29% सॉइल में कैसे अवेलेबल है? तो ये अवेलेबल है, ये किसके वजह से है? तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्लांट में जो हमारे पास निड्यूल्स वाले प्लांट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्लांट होते हैं, उसके वजह से यहाँ पे ज्यादा है। मान लो हमने लेग्यूम ज्यादा लगा दिया तो वो ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे, और ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो अमाउंट इसका बढ़ जाएगा। तो इतना परसेंट अवेलेबल होता है, इतना परसेंट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, 20.6% ही होता है। आर्गन की बात करें तो नहीं होता, इसको हमें नहीं याद रखना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है कि जो कि वेरी, मतलब कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ते थे ना 10th में, लिख देते थे उसके पहले VVIP मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से लिखते थे। तो CO2 की अगर हम बात करें तो 0.3%, मात्र 3%, 0 कहीं कहीं बताया जाता है 0.25 है। ठीक है, दोनों हम रेंज में याद रखनी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब बताया ये जाता है यहाँ पे कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उससे कई से कई 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, लाइन देकर, कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इज प्रेजेंट इन सॉइल मोर देन 8x, 8x मतलब 8 गुना, एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर, एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर से ये कितना ज्यादा है? तो 8 गुना। और रेंज में अगर आपसे बात करें तो 8 से 10 गुना, 8 से लेकर
8 to 10x ज़्यादा होता है। किसमें? इसमें अवेलेबल होता है। किसके वजह से? तो बाई हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर, यहीं पे लिख देता हूँ, एंड ऑर्गेनिक मैटर। आपको पता है ना कि ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही हम ऐड करते हैं फील्ड में, तो उस फील्ड का मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देता है, इस फील्ड के साथ जैसे ही हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर मतलब अप्लाई होगा, तो फील्ड में जैसे ही उसके वाटर मिलेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाता है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा, इस तरह से चीजें बनते हुए स्टार्ट हो जाएगी। वो हम पढ़ेंगे किसमें? वो ये वाला जो चैप्टर आप देख रहे हो, ये शायद हम किसमें पढ़ते हैं? ये टॉपिक आता है हमारे पास, हाँ, प्रॉब्लमैटिक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें एसिडिक सॉइल कैसे बनता है। ये हम बाद में बात करेंगे, ज्यादा डिटेल्स करेंगे तो ये समझ नहीं है। फिलहाल के लिए ये टेबल आपके पास नोट होना चाहिए। पूर्ण स्पेस हमारा समाप्त हो गया। देखो हमने बहुत धीमी से चला, बहुत धीमी चला, जितना धीमा चल सकते उतना धीमा चला। क्यों? क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो हमेशा मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि नॉलेज जो होता है, जो हम नॉलेज गेन करते हैं या लर्निंग है, तो लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस। लेकिन लेकिन हमारे पास रिवीजन इज द फास्ट प्रोसेस होता है। ये याद रखेंगे, सीखते बहुत धीरे धीरे है। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। आ जाइए, पहला ये चीजें हमने समझ लिया, सारी चीजें क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहाँ आते हैं? अब हम आते हैं सॉलिड वाला पोर्शन, याद है ना आपको 50-50 का? तो अब आते हैं हम सॉलिड वाला पोर्शन में। सॉलिड पोर्शन आपने कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि इतना डीपली में इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतना डीपली में पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा, चीजें समझ आएगा। रटने से आजकल एग्जाम पास थोड़ी होने वाला है। आजकल कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी जाकर हम किसी चीज को सही कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब सॉलिड वाला पोर्शन में अगर देखोगे तो इसमें दो पार्ट है। एक तो बहुत बड़ी पार्ट जिसे मिनरल्स कहते हैं, एक हमारे पास 5% है। ऐसे तो इंडियन सॉइल में 3 से 0.5% है, लेकिन हम ओवरऑल बात करें तो 5% है। तो पहले ऑर्गेनिक मैटर देख लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स बाद में बात करेंगे। पहले ऑर्गेनिक मैटर, आओ डालो हेडिंग ऑर्गेनिक मैटर। ओएम कहते हैं ना, ओम शांति ओम। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पहला, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। अब आ जाओ ऑर्गेनिक मैटर, सबसे पहला चीज कि कंट्रीब्यूशन। क्या? कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन योगदान, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा क्या? रूट पार्ट, रूट्स। इसमें हमारे पास आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हमने ऑर्गेनिक मैटर का डिफिनेशन लिखा दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसका डिफिनेशन आप रट लेना। रटना क्या है, कंसेप्ट है, समझ लेना। उसके बाद ह्यूमस, ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है। कितना परसेंट होता है? 80% इसमें ह्यूमस होता है, 10% माइक्रो ऑर्गेनिज्म और 10% इससे लिया जाता है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? पहला चीज, पहला हम लिख सकते हैं कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, पहला चीज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर है। दूसरा चीज क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक मैटर जो है, इससे एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। किसकी एक्टिविटी? इंक्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा चीज न्यूट्रिएंट मिला, ऑर्गेनिक मैटर जैसे मान लो आप FYM डालते हो, तो यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड अदर न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसलिए मेजर होता है क्योंकि ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और मैक्रो में भी कैसा है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन इसमें परसेंटेज देखेंगे तो ये कितना होता है? 0.5%। इसमें देखेंगे तो 0.25%, इसमें देखेंगे तो 0.5%। इस तरह से रेशियो हमारा क्या हो गया? 0.25, 0.5, गलत हो गया, 0.5, 0.25 और 0.5, ये हमारा नाइट्रोजन का रेशियो हो गया। तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर हमें याद रखेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है कि कोई प्लांट का वेस्ट पार्ट एंड
एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, जो नाइट्रोजन वगैरह का सोर्स है, मेजर सोर्स है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जब हम बढ़िया से पढ़ेंगे, शायद फर्टिलाइजर, हाँ फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर में मैन्योर्स वगैरह पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को काफी डीपली से हम अध्ययन करेंगे, काफी डीपली से हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में इतना कुछ आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कैसे काम करती है, कैसे कैसे उसका इंपॉर्टेंस होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट मिनरल्स पे, जहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है, भर भर का इन द सेंस कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। चलिए तो उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े, लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम मिनरल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मिनरल्स कैसे होता है वगैरह वगैरह, फिर हम सॉइल फार्मिंग पे आ जाएंगे, फिर सॉइल फार्मिंग को समझेंगे, जहाँ पे प्रोफाइल वगैरह सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आपको परेशान होना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें हम आते हैं मिनरल्स, हेडिंग डालिए मिनरल्स। मिनरल्स वाले पोर्शन क्या होते हैं उसको समझते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं तो मिनरल्स बनता है, और मिनरल्स मिलते हैं तो रॉक्स बनता है। तो इस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया था, किसके बारे में, इस रॉक के बारे में पढ़ लिया था, चट्टान के बारे में पढ़ लिया था। तो मिनरल्स देखिए, उससे पहले हम एलिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, सबसे पहला काम यही कर देते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे दी मिक्सचर ऑफ मोर एलिमेंट आर combined together is known as minerals। ये हमारा मिनरल्स हो गया, यानी कि द मिक्सचर ऑफ मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं, बहुत सारा एलिमेंट का मिक्सचर जब कंबाइंड फॉर्म में होता है उसे हम क्या कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं। आई होप आ गया होगा समझ में। अब एलिमेंट क्या है जी, ये भी तो बात हो सकता है कि एलिमेंट क्या है, बहुत सारा एलिमेंट मिला तो मिनरल्स आपने बना दिया, मिनरल्स मिला तो रॉक्स बना दिया। तो ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है मैं बताता हूँ। एलिमेंट हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट। देखो पृथ्वी पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट कह रहे हैं, बहुत सारा एलिमेंट है। उस एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे प्लांट के लिए एसेंशियल है, प्लांट के लिए एसेंशियल है। पढ़े हो ना एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, नहीं पढ़े हो तो पढ़ा दिया जाएगा। आर्नोन एंड स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने 1939 में ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में बताया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 1944 में 44 नहीं 54 में अर्नोन साहब को लगा कि भाई हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। तो इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिया, वो हम प्लांट न्यूट्रिएंट में देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो फिर गोलमोल हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ये एलिमेंट मिक्सचर कर रहे हैं, पता चले टॉपिक ही मिक्सचर हो जाए। तो एलिमेंट पे आते हैं। एलिमेंट हमारा क्या है, बहुत सारा एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें से कुछ एलिमेंट जो होता है प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए जो यूजेबल होता है, यानी कि यूजफुल होता है, तो वो यूज हो जाता है। इस एलिमेंट की अगर हम बात करें ना तो इसे 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं सर, 2 भागों में। कई बार ये बोला जाता है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कई बार ये बताया जाता है। ठीक है, तो पहले हम एलिमेंट को ही देख लेते हैं। तो 2 भागों में बांट दिया, एक तो मिनरल्स कह रहे हैं, मेटल गलत लिख दिया, मेटल, और एक होता है नॉन मेटल या नॉन मेटालिक कह सकते हैं, मेटालिक, इसको भी मेटालिक लिख लीजिए, मेटल से अच्छा रहेगा मेटालिक, मेटालिक एलिमेंट। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपसे पूछे ना कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, तो आप एक डिफिनेशन हमेशा याद रखना, उसी से आपका काम हो जाएगा। मेटल का मतलब होता है कि जिससे करेंट का फ्लो हो जाए, मतलब करेंट का जो धारा है, करेंट मतलब क्या होता है, धारा, धारा मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो जो धारा जा रहा है वही होता है क्या, मेटल। जैसे मान लो आप लोहे को लोगे, तो लोहा जो है उसको आप अगर एक जगह पे गर्म करोगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी गर्म होता हुए स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप बिजली के तार जो होता है उसको छुओगे तो वो पहला जहाँ छोर पे गर्म है, मतलब करंट है, वो नीचे वाला में। तो जिससे करंट फ्लो हो सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम मेटल कह सकते हैं। जिसमें नहीं हो सकता उसे नॉन मेटल कह सकते हैं। नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन, क्या ऐसा है
ऑक्सीजन आपके पास भी हमारे पास है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिजली की तरह ऑक्सीजन यहाँ पे खुले पे छोड़ देंगे तो जितने लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सारे मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं है तो उसे हम नॉन मेटल कह देते हैं। अब नॉन मेटल में हमारे पास दो ही चीज आता है, दो ही चीज आता है, एक हमारे पास ऑक्सीजन आता है, एक हमारे पास सिलिका आता है। कौन आता है? एक ऑक्सीजन आता है, एक हमारे पास सिलिका आता है। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने परसेंट होता, मतलब कितना परसेंट होता है वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो होता है अर्थ क्रस्ट में वो परसेंट सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है सबसे ज्यादा? तो 46.60 होता है। सिलिका जो होता है वो 27.72 होता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ये कितना होता है? 46.60। अच्छा, इसे याद करने का ट्रिक देखो कितना आसान है। 46 याद रखना, 6 और 0 लगा देना, इसको 27 याद रखना और इसको उल्टा कर देना, 72। इतना पॉइंट इसका नॉन मेटालिक है। और ये दोनों मिलाकर 73% हो जाते हैं, 73-74% के करीब में हो गए। मान लो 74 हो गए, तो ये कितना हो गया? मतलब 3/4 हो गया। 3/4 पार्ट क्या हो जाता है? ये हो जाता है नॉन मेटालिक। पहला एलिमेंट ये हुआ। अब हम आ जाते हैं मेटालिक पर। मेटालिक जो होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला उसमें एल्युमिनियम होता है, उसके बाद उसमें सिलिका आयरन होता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक तो एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इसको हमने ट्रिक बताया था, बनाया था, ऑल और फे ऑल फेक, ऐसी कुछ ट्रिक था, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑल मेटल। इसका एक ट्रिक है जो याद रखेंगे, हम याद रखेंगे ऑल फेक फेक सोडियम फील्ड में या पार्क में। ऑल फेको सोडियम फील्ड में, इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑल मतलब सारा, फेको 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 मतलब फे और को से ए से याद रख लेना। और दूसरा हम लिख लेंगे सोडियम पार्क में एंड अदर, ये याद रख लेंगे। इस तरह से एक ट्रिक है कि ऑल फेंको सोडियम पार्क में, इस तरह से एक ट्रिक है जो आपको याद होने का मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ना भी याद होता आप लिख लिख के याद कर लो। तो आ जाओ, ऑल मतलब एल्युमिनियम, आपको पता होगा। आयरन फिर मतलब एफी से लिखते हैं तो आयरन हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है? कैल्शियम। चौथा हमारे पास है सल्फर। पांचवा हमारे पास है क्या? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। हालांकि इसे पी से नहीं लिखते हैं, इसे के से लिखते हैं, लेकिन फिर भी याद करने के लिए। और के से हमारा क्या हो जाएगा? के से हमारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा, पार्क में है ना, तो मैग्नीशियम Mg। ठीक है, इस तरह से। अब इसका कुछ अमाउंट हम याद रख लेते हैं कितना होता है। एल्युमिनियम की बात करें तो 8.13 होता है, 8.13%। ये होता है 5%, 5.0%। ये होता है 2.63%। ये होता है हमारे पास 2.83%। नहीं नहीं, ये हमारे पास कितना होता है? 83। और ये होता है हमारे पास, ये 3 पॉइंट होता है। अब याद आ गया, ये होता है 3.8, नहीं नहीं, 3.63%। ये होता है 2.83%। ये होता है 2.59%। ये होता है 2.09%। अदर हमारे पास होता है 1.1%। ये टोटल मिलाकर 25% होते हैं। ठीक है, ये 25-26% होते हैं, बाकी ये अदर उधर में हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो इसको हम टॉपिक दे सकते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, दे सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट जिसके साथ मिला उसको मिनरल्स कह देते हैं, और मिनरल्स बहुत सारा एक साथ मिलता है उसे रॉक्स कह देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। चूंकि इतना तो हमें समझ लिया एलिमेंट वगैरह, अब मिनरल्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। और मिनरल्स एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और हमें पता भी होनी चाहिए कि मिनरल्स होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है। आई होप कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट आपने कभी इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं पढ़ाया होगा, जो भी पढ़ाते हैं सही पढ़ाते हैं। मतलब मेरी प्रयास है कि थोड़ा सा डीपली में जाकर, डीपली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जड़ पे जाकर, जड़ का मतलब है कि हम उसे जड़ से पकड़ने का कोशिश करें कि जो उसका कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल के आ रहा है,
सिर्फ रटने पे फोकस ना करें कि 25%, 25%, 50%, इससे कुछ नहीं होता है। इससे ठीक है, वन लाइनर क्लियर हो जाता है, एग्जाम में भी आप कभी कभी लगा के चले आओगे, लेकिन आप ना उस तरह से मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो सही तैयारी नहीं हो पाएगा। यही मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी वीडियो कैसी लगी है तो आप बताओगे ही। बाकी आप लोग पढ़ ही रहे हो, डेली आप डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस लेना, और साथ में आप क्या करना कि जो भी चीज़ें कराई जा रही है उसका नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और मैं लास्ट में जाते जाते ये भी कहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी हो रहा है प्रिपरेशन की तरफ मूव ऑन कर जाओ। कमबैक बोलते हैं ना, कमबैक कर जाओ। 2026 आ चुका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय भवानी। जब भी समय मिलेगा, जब भी आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, सबके लिए आपको समय मिल जाएगा। नमस्कार। तो हम लास्ट में मिलेंगे, मतलब कल मिलेंगे अगले वीडियो में।